नमस्कार। बीकॉम पार्ट सेकंड के कंपनी अधिनियम के पेपर फर्स्ट में इससे पहले मैंने एक व्याख्यान कंपनी के बारे में आप लोगों को दिया था, जिसमें मैंने कंपनी की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से बताया था। कंपनी की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता है कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व का सिद्धांत। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कंपनी का अपने सदस्यों से, यानी जो लोग कंपनी की स्थापना करते हैं, उससे कंपनी का अस्तित्व अलग होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी का समावेश होने के बाद में कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कार्य करने लगती है। इसलिए कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्तियों से कंपनी का अस्तित्व अलग हो जाता है। इसी सिद्धांत को हम आगे समझते हुए इसे कहते हैं कि कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व का सिद्धांत जो है वो कंपनी को अपने सदस्यों के दायित्व से अलग बनाता है। कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व के सिद्धांत का विशेष महत्व है। यह सिद्धांत ये बताता है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपने सदस्य या अंशधारियों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। यदि किसी कंपनी के सभी अथवा लगभग सभी अंश एक ही व्यक्ति के पास हों, या कंपनी के प्रबंध संचालक के सभी अधिकार किसी एक ही व्यक्ति को प्राप्त हों, तो भी कंपनी एवं ऐसे व्यक्ति का पृथक पृथक अस्तित्व माना जाता है। इतना ही नहीं, यदि व्यक्तियों का कोई समूह एक से अधिक व्यक्तियों का निर्माण करता है और सभी कंपनियों का प्रबंध संचालन एवं स्वामित्व उसी समूह के पास हो, तब भी कंपनी एवं उसके सदस्यों का पृथक पृथक अस्तित्व ही बना रहता है। कंपनी के पृथक अस्तित्व के कारण ही कंपनी तथा इसके सदस्यों की संपत्ति पृथक पृथक मानी जाती है। कंपनी के स्वयं के नाम से जो भी संपत्ति होती है वो कंपनी की होती है, और सदस्यों की संपत्ति अपनी व्यक्तिगत संपत्ति है तो वो उनकी स्वयं की संपत्ति मानी जाती है। यानी उनका दोनों का अपनी अपनी संपत्तियों पर अलग अलग अधिकार होता है। इसीलिए कहा जाता है, इस पहले व्याख्यान मैंने आपको बताया भी था कि कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब है कि कंपनी अपने नाम से व्यापार करती है, बाहरी व्यक्तियों पर अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकती है, या बाहरी व्यक्ति कंपनी पर कंपनी के नाम से ही वाद प्रस्तुत करते हैं। यानी कानूनी रूप से इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व माना गया है। ये तो बात हुई कि कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व क्या है, ये तो सिद्धांत ही है। अब क्या होता है, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि कंपनी का निर्माण जिन उद्देश्यों के लिए किया गया है, उन उद्देश्यों के अनुसार कंपनी का संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कंपनी में कोई अनियमितता नहीं हो रही है, या कंपनी विधान के अनुसार संचालित की जा रही है, या कंपनी में कार्य करने वाले व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं या कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के जांच कर ये पता लगाया जाता है कि ये कार्य किन के द्वारा किया जा रहा है या इसके लिए कौन दोषी है। ऐसी स्थिति में कंपनी में गलत या नियम के विरुद्ध कार्य करने पर जांच पड़ताल जो की जाती है उसको कहते हैं कंपनी की जांच पड़ताल। एवं यदि कोई गलत पाया जाता है तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है, और ऐसी स्थिति में कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया जाता है। उसे कहते हैं कंपनी का पर्दा उठाना या कंपनी को बेनकाब करना। एक उदाहरण आपकी पुस्तक में मिलता है, जो एक केस लो हुआ है। एक समय था जब एक केस था सालोमन एंड कंपनी के नाम से, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। ये केस आप अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे
तो समझने का प्रयास करना। उससे ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है जिसका उसके सदस्यों पृथक अस्तित्व होता है। यह सिद्धांत कंपनी या उसके सदस्यों के बीच एक पर्दा या दीवार उत्पन्न करता है। इस पर्दे को क्या कहते हैं? निगमीय पर्दा या समामेलन का पर्दा। जो ही समामेलन होता है तो कंपनी का निर्माण करने वाले और कंपनी के बीच में ये पर्दा उत्पन्न हो जाता है। किंतु कभी कभी न्यायालय इस पर्दे को हटा सकता है तथा कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व को नकार सकता है। यानी कुछ परिस्थितियां ऐसे उत्पन्न हो सकती हैं जिनके कारण कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया जाता है। न्यायालय कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार कर कंपनी के कार्यकलापों में संचालकों एवं सदस्यों की भूमिका की जांच करता है, तो उसे ही कंपनी का पर्दा उठाना या कंपनी को बेनकाब करना कहते हैं। सामान्यतः न्यायालय ऐसा तभी करता है जब कंपनी के संचालक एवं सदस्य कंपनी के वैधानिक व्यक्तित्व का उपयोग किसी कपटमय उद्देश्य या बेईमानी की नीयत से करते हैं। न्यायालय ऐसा तभी करते हैं जब वे कंपनी के पर्दे का उपयोग कानूनी प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाने या बचने या अपराध करने या जनहित को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। न्यायालय कंपनी को बेनकाब कर कोई कार्रवाई ये सोच कर करते हैं मानो कि कंपनी के सदस्यों एवं संचालकों के बीच में पर्दा नहीं है या दोनों का पृथक अस्तित्व, वैधानिक अस्तित्व नहीं है। कुछ परिस्थितियों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर जिनमें कंपनी का पर्दा उठाया जाता है या कंपनी को बेनकाब किया जाता है। इसमें दो व्यवस्थाएं आपकी पुस्तक में मिलेंगी आपको। एक व्यवस्था है वैधानिक व्यवस्था और दूसरी है न्यायिक व्यवस्था। वैधानिक व्यवस्था जो नियम बने हुए हैं उनकी पालना न करना, और न्यायिक निर्णयों के अधीन आते हैं कि जब भी कोई मामले कोर्ट की नज़र में आए हैं या कोर्ट में कुछ केस हुए हैं, उनके आधार पर जो माननीय न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए निर्णयों या व्यवस्थाओं के तहत कुछ व्यवस्थाएं बनी हैं, वो व्यवस्थाएं इसमें दी गई हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन कुछ कारण जो कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं या कंपनी को बेनकाब करते हैं। पहला इसमें हो सकता है कि असत्य अथवा कपटमय सूचनाओं के आधार पर कंपनी का समामेलन, यानी कहने का मतलब है कभी कभी कंपनी का समामेलन कुछ कारणों से के आधार पर करवाया जाता है और वो कारण गलत होते हैं, असत्य होते हैं, कपटमय होते हैं। जैसे असत्य सूचनाएं देकर के समामेलन करवाना, सूचनाओं को असत्य प्रस्तुतिकरण करना, प्रलेखों को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रलेखों से छुपा करके समामेलन करवा लेना, या किसी कपटपूर्ण कार्रवाई के आधार पर ऐसी स्थितियां होती हैं और शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी का पर्दा उठाया जाता है और दोषी लोगों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। दूसरा कारण हो सकता है, देखिए एक पर्यावरण होता है, इसका विस्तृत उल्लेख हम आगे करेंगे। यहाँ पर आपको इतना समझ लेना है कि जब कंपनी जनता से धन आवंटित करती है तो जनता को कंपनी के बारे में आवश्यक सूचनाएं देने के लिए एक विवरण जारी करती है जिसको पर्यावरण कहते हैं। यानी प्रत्येक कंपनी को पर्यावरण जारी करना होता है जो अंश जनता से अंश प्राप्त करती है, या यूँ कहिए कि जनता उस पर्यावरण को देखकर पढ़कर समझकर ही उस कंपनी में धन लगाने का निर्णय करती है। अब यदि कोई कंपनी पर्यावरण में कोई गलत या भ्रामक कथन कह देती है तो जनता उस कथन को सही मानती है और उसके आधार पर अगर वो धन लगा देती है और बाद में ये पता चलता है कि कंपनी ने पर्यावरण में भ्रामक कथन दिया है, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। इसके अलावा कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए पर्यावरण के निर्गमन की दशा में कभी कभी कुछ व्यक्ति किसी कपटपूर्ण उद्देश्य से प्रेरित होकर पर्यावरण पर विश्वास करते हुए उस कंपनी के प्रतिभूतियों के लिए आवेदन करते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी का प्रत्येक संचालक, प्रवर्तक या विशेषज्ञ जो पर्यावरण निर्माण के लिए दोषी होते हैं या जो दायी होते हैं,
उन व्यक्तियों को आवेदकों द्वारा ऐसे पर्यावरण के कारण उठाई गई सभी क्षतियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसे पृथक वेतन अस्तित्व को के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। कपट करने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। वैधानिक व्यवस्थाओं में एक है कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए गए धन निक्षेप को लौटाने में असफल होने पर। कभी कभी कोई कंपनी जनता से धन ले लेती है, निक्षेप ले लेती है, जमाएं स्वीकार कर लेती है और उस पर ब्याज लौटाने में असमर्थ रहती है। मूल तो चुकाया ही नहीं बल्कि ब्याज भी नहीं चुकाती है। ऐसी दशा में ये सिद्ध कर दिया जाए कि कंपनी उसका धन का जो दुरुपयोग किया है या गलत उद्देश्यों के लिए उस धन का निवेश किया है, तो ऐसी स्थिति में भी जिन लोगों ने ऐसी गलती की है उनको व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा और ब्याज एवं मूल राशि लौटाने के लिए उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। फिर आता है कंपनी के स्वामित्व की जांच करने के लिए। क्या होता है, केंद्र सरकार कुछ उद्देश्यों को लेकर के कंपनी के सदस्यों या स्वामित्व की जांच करने के लिए कोई निरीक्षक नियुक्त करता है और उन निरीक्षकों का कार्य आसानी से हो इसके लिए भी कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया जाता है, उसको बेनकाब कर दिया जाता है। ये तब किया जाता है जब उन व्यक्तियों को पता लगाने के लिए जो कंपनी सफलता असफलता के लिए कौन जिम्मेदार हैं और उन व्यक्तियों को पता लगाने के लिए जो कंपनी पर नियंत्रण रखते हैं या महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय उनके नियंत्रण एवं प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों को पता लगाने के लिए कंपनी को बेनकाब कर सकती है, उनकी जांच कर सकती है, उन्हें पर्दा हटा सकती है। आगे इन व्यवस्थाओं में कंपनी के निरीक्षण को सरल करने के लिए भी कंपनी को बेपर्दा किया जा सकता है। यदि कंपनी कपटपूर्ण व्यापार कर रही है या कपट करने के इरादे से कंपनी का संचालन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को शिकायत होने पर या केंद्र सरकार को शिकायत होने पर, शिकायत कौन करता है, शिकायत कंपनी सदस्य कर सकते हैं, ऋणदाता कर सकते हैं या ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जो जिनका ऋण चुकाने के लिए कंपनी दायी है। यदि वो शिकायत करते हैं तो कंपनी के बेनकाब करके उनके पृथक वैधानिक अस्तित्व का स्वीकार करते हुए कंपनी की जांच की जा सकती है और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन्हें दोषी ठहरा सकता है। इसके अलावा यदि कोई कंपनी का कोई कर बकाया है और कंपनी का समापन हो गया है और समापन के समय यह पता चलता है कि कंपनी ने जो कर दायित्व सरकार को चुकाना है वो अभी तक नहीं चुकाया है या चुकाना बाकी है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय या केंद्र सरकार कंपनी का पर्दा उठा करके और उन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरा सकती है जो इस काम के लिए दोषी हैं और ऐसी स्थिति में पृथक वैधानिक अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्थाएं कुछ वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन है, कुछ व्यवस्थाएं न्यायिक के अधीन आती हैं, न्यायिक निर्णयों के आधार पर आती हैं। जैसे कंपनी, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि कंपनी का जो नाम है, जिस नाम से कंपनी का समावेलन करवाया जाता है, समावेलन के बाद में कंपनी उस नाम को अपने सभी अपने हेड ऑफिस पे उसका नाम का प्रदर्शन करती है। अपने सभी विनिमय पत्र, चेक, बिल, हुंडी पत्र, लेटर हेड, उन सब पर कंपनी उस नाम को छपवाती है और लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड से जैसी भी स्थिति है उसका उपयोग करती है। यदि कंपनी ऐसा करने में गलती करती है या कोई परिवहन में अधूरी जानकारी देती है तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी के पर्दा उठाया जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी कंपनी के वास्तविक चरित्र का निर्माण करने के लिए भी कंपनी को बेपर्दा किया जा सकता है। जैसे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कंपनी का संचालन मंडल कौन किस रूप में कार्य कर रहे हैं, या कोई कंपनी कोई शत्रु देश के साथ व्यापार तो नहीं कर रही है, या शत्रु देश में कंपनी का लाभ
तो नहीं भेजा जा रहा है। अगर ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसी व्यवस्थाओं के तहत भी ये जानने के लिए कि कंपनी शत्रु देश से किस प्रकार व्यवहार कर रही है, कंपनी को बेपर्दा किया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी आय की सुरक्षा के लिए भी कंपनी को बेपर्दा किया जा सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कंपनी का निर्माण सरकारी करों से बचने के लिए भी कर लेते हैं। ऐसी दशा में आयकर अधिकारी या न्यायालय कोई अधिकार है कि वे कंपनी को बेनकाब कर दें तथा उसके पर्दे के पीछे बैठे सदस्यों को इस दंडनीय उतारने के लिए उत्तरदायी ठहरा दें। इसके अलावा कपट अथवा अनुचित व्यवहार की रोकथाम के लिए भी कंपनी से बेपर्दा किया जा सकता है। न्यायालय किसी भी कंपनी का पर्दा तब भी उठा सकता है जब उसे इस बात का संदेह हो कि कंपनी का निर्माण कपटपूर्ण, अवैधानिक या अनुचित व्यवहार के लिए किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी निर्माण वैधानिक दायित्वों से बचने के लिए किया है तो न्यायालय कंपनी का पर्दा उठा सकता है तथा उसके सदस्यों को इसका उत्तरदायी ठहरा सकता है। इसके अलावा कंपनी के जो सदस्य हैं, जो कंपनी संचालन कर रहे हैं, यदि वे कंपनी के अधिकांश सदस्य मिलकर के अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो भी न्यायालय कंपनी को के पर्दे को हटा करके उनके सदस्यों को उत्तरदायी ठहरा सकती है। यदि कोई कंपनी अपने सदस्यों के ट्रस्ट और एजेंट के रूप में कार्य करे, देखिए एजेंट कंपनी का प्रत्येक वैधानिक स्थित होता है और कंपनी स्वयं के नाम से व्यवसाय करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने जो सदस्य हैं जो इस कंपनी निर्माण करते हैं उनके एजेंट के रूप में कार्य करने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व को खो देती है। तो न्यायालय कंपनी का पर्दा उठा सकता है और कंपनी के दायित्वों के लिए सदस्यों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक अपराधों में दायित्व निर्धारण के लिए भी कंपनी को बेपर्दा किया जाता है, जैसे उत्पादन शुल्क है, विदेशी मुद्रा अधिनियम है। इनकी पालना नहीं करने पर दोषी व्यक्तियों की जांच करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए कंपनी को पर्दा उठाया जा सकता है, यानी प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व को अस्वीकार किया जाता है। इसके अलावा देखिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों की अवहेलना यदि कोई कंपनी करती है तो भी कंपनी को बेपर्दा किया जा सकता है। अब सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं में कौन सी हो सकती हैं, जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम है, भविष्य निधि अधिनियम है, ग्रेजुएटी अधिनियम है, सामाजिक सुरक्षा कानून, श्रम कल्याण कानून यदि इनका पालना करने में कंपनी असमर्थ रहती है तो भी कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंपनी का अवैध या अनुचित उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, यानी जिस उद्देश्य के लिए कंपनी स्थापित की गई थी उन उद्देश्यों को छोड़ करके कंपनी गलत उद्देश्य या अवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी का उपयोग कर रही है तो भी कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी कंपनी न्यायालय की अवमानना की दोषी होती हैं तो ऐसी स्थिति में भी दोषी अधिकारियों को दंडित करने के लिए कंपनी का पर्दा उठाया जाता है, यानी कंपनी के प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व को अस्वीकार किया जा सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जो कंपनी को बेपर्दा या कंपनी जो है का पर्दा उठाना या बेनकाब किया जा सकता है, और जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनको दंडित किया जा सकता है। धन्यवाद।